तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जो बेसिक था डीपीएसपी का वो तो सब आपने पढ़ लिया है। जैसे कि आपने जो आर्टिकल था, जो आपका अनुच्छेद क्या है, 36 से ये शुरू होते हैं। तो 36 में आपने क्या पढ़ा था कि इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा में क्या है कि ये क्या है, किस पर लागू होते हैं, कहां से लिए गए। जैसे कि पता होगा आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और इसकी जो ये परिभाषा है कि ये किन किन पर लागू होता है। एक जब स्टेट पर यह लागू होता है तो क्या यह उसके लिए जरूरी होता है, क्या वो बाध्य योग होता है कि इसको वो देना ही देना है। यहाँ पर स्टेट का मतलब कोई राज्य से नहीं है मित्रों। देखो, अगर आप जियोग्राफी में स्टेट का मतलब पढ़ोगे तो उसका मतलब राज्य होगा, लेकिन अगर यहीं पर आप अगर पॉलिटी में स्टेट का मतलब पढ़ोगे तो वहां पर स्टेट का मतलब है कि जो अपने नियम खुद बनाए। जैसे कि आरबीआई है, अपने नियम खुद बनाती है, अपनी भर्ती खुद करती है, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाती है, तो वो अपने आप में क्या है, एक स्टेट है। जैसे कि एसएससी मान लीजिए, जो आपकी परीक्षा लेती है वो अपना सिलेक्शन खुद करवाती है। एसएससी की भर्ती निकली है, आपने सुना होगा, अपने रूल रेगुलेशन खुद निकालती है। तो ये सब क्या है, अपने आप में स्टेट है। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब आप समझ गए। यहाँ पर स्टेट का मतलब आप एक ऐसी संस्था से समझेंगे जो अपने नियम, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाती है, अपने एम्प्लॉय खुद जुटाती है, अपनी भर्तियां खुद कराती है। मतलब उस पर सरकार के नियमों को वो फॉलो करते हुए अपना जो संविधान है उसको फॉलो करती है। ठीक है ना, आगे ना समझ। तो आर्टिकल जो 36 है उसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट है आपके, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी परिभाषा दी गई है। वहीं पर आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 क्या कहता है बताइए? कि ये जो डीपीएसपी है, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपके बाध्य योग्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में बाध्य योग नहीं। जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स में अपने जो मूल अधिकार है उनमें पढ़ा होगा कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर कोई भी आपके मूल अधिकारों को छेड़ रहा है या फिर आपको आपके मूल अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उनकी जो भी समस्या है उसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उनसे रिलेटेड रिट जारी कर देता है आर्टिकल 32 के तहत। उसी प्रकार आप यहां पर जो आर्टिकल 37 है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर आपके जीवन में स्टेट ने नहीं दिए हैं, जैसे कि ये कहता है कि आपको क्या मिलेगी, आपको, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलेगी, ये डीपीएसपी कहता है। लेकिन अगर कोई स्टेट आपको आपके बूढ़े होने पर पेंशन नहीं देता तो ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते। आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गए तो वो लात मारकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि आप यह बाध्य योग्य नहीं है। अगर स्टेट से दे तो ठीक, और अगर नहीं दे तो केवल आप देखते ही रहो, आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब यह स्टेट के ऊपर होता है, ये लोक कल्याण के लिए होता है। अगर स्टेट चाहेगा, अब जैसे कि आप मान लीजिए ये डीपीएसपी आजादी के समय पर, ये संविधान जब बन रहा था तब लगाए गए थे, लेकिन उस समय तो पैसा बहुत कम था देश पर। अगर डीपीएसपी तभी से अगर ये अपने बाध्य योग हो जाते तो जब तो सरकार कब की बर्बाद हो लेती, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होता कभी कभी, तो क्या डीपीएसपी वो फॉलो ही करती रहेगी? अब जैसे कि इसमें एक मिड डे मील का आता है, राशन का आता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि राशन आपको मिलता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि राशन आपको नहीं मिलता है। तो क्या आप राशन ना मिलने पर कोर्ट पहुंच जाते हो, क्या रिपोर्ट कर देते हो? बिल्कुल नहीं करते। तो क्यों? क्योंकि यहां पर यह बाध्य योग नहीं है। अगर यह आपके मूल अधिकार में होता तो वो बाध्य योग होता, आप उस पर केस कर सकते थे, लेकिन यहां पर आप केस नहीं कर सकते हो इसके ऊपर। यह राज्य पर डिपेंड करता है, यह आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो आपको यह डीपीएसपी
करेगा या देगा या नहीं देगा, आप पर लागू करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। यही कारण होता है कि अगर इनको ना भी दिया जाए तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी केस, किसी भी प्रकार के विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आर्टिकल 38 है वो क्या कहता है, 38 क्या कहता है बताइए। 38 क्या कहता है कि ये लोक कल्याण के लिए होती हैं। जो डीपीएसपी होता है वो लोक कल्याण के लिए होता है, यानी कि समाज की भलाई के लिए होता है। देखिए लोक कल्याण के लिए कैसे, जैसे कि आपको क्या है, कोरोना में वैक्सीन लगवाई गई, फ्री में लगवाई गई थी, सरकार के पास पैसा था इसलिए वो लगवा दी। लेकिन श्रीलंका क्या है, अब पैसे से गुजर, उसकी पैसे की हालत बहुत कम है, उसमें खराब हो रही है उसकी जो पैसे की हालत है। तो वहां के जो डीपीएसपी अगर इंडिया के डीपीएस से कंपैरिजन किया जाए, अगर इंडिया के डीपीएसपी वहां पर लागू किए जाए तो क्या वैक्सीन लगाना उसके लिए बाध्य है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाहेगा तो वो करेगा, अगर नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 37 के तहत आपने पढ़ लिया है। तो लोक कल्याण यानी कि यहां पर क्या है, सामाजिक कल्याण किया जाएगा, मनुष्य का क्या किया जाएगा, सामाजिक कल्याण किया जाएगा। यहां पर आपका राजनीतिक कल्याण किया जाएगा, राजनीतिक कल्याण किया जाएगा, और यहीं पर आपका आर्थिक कल्याण किया जाएगा। आर्थिक कल्याण कैसे, आपने देखा होगा समय समय पर आपकी पेंशन वगैरह आती रहती है, तो आर्थिक कुछ इनकम, कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हजार रुपए आते हैं, साल में 6,000 रुपए आते हैं। तो वो किसानों को एक छोटी सी राशि दी जाती है जिससे वो अपनी फसल को बो सके या कटाई बुवाई उसकी करवा सके। तो वही आपकी क्या है, आर्थिक कल्याण में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कल से सरकार देना बंद कर दे, सरकार घोषणा कर दे कि कल से सम्मान निधि नहीं दी जाएगी, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 37 में कहा है डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है। तो यहां पर क्या है, आर्थिक कल्याण। तो आर्थिक कल्याण में भी यह आपकी क्या करेगी, मदद करेगी, ठीक है ना। आ गया समझ, आ गया। अब आर्टिकल 39 में क्या है, जो आपके आर्टिकल 39 है उसमें क्या है बताइए। इसमें है कि पुरुष और जो आपके महिला होते हैं, पुरुष और जो महिला है, उनको समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आप देख लीजिए पहले क्या था, जो भारत के राष्ट्रपति थे उनको 5 लाख सैलरी मिलती थी, लेकिन अब महिला द्रौपदी मुर्मू जी आप भारत की राष्ट्रपति बन गई तो उनको भी 5 लाख ही सैलरी मिलेगी। क्योंकि एक काम, अगर कोई सेम काम को पुरुष और महिला कर रहे हैं, मान लीजिए एक टीचर, मान लीजिए कोई पुरुष है और वहीं पर उसी पोस्ट पर वो दूसरा टीचर महिला है, तो दोनों पुरुष और महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि महिला को कम वेतन दे दिया जाए और पुरुष को कम या ज्यादा वेतन दे दिया जाए, या पुरुष को कम दे दिया जाए या महिला को कम दे दिया जाए। तो किसी ना किसी को कम या ज्यादा नहीं दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहता है, आर्टिकल 39 कहता है। और यहां पर आर्टिकल 39 का एक इसमें क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। तो आर्टिकल जो 39 का ए बना था वो क्या है, वो क्या है, वो आपको निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता से प्रश्न बनता है मित्रों, तो इसको याद रखना, निःशुल्क विधि सहायता, विधिक सहायता एवं समान कानून, दोनों के लिए समान कानून होगा, ठीक है ना। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब आप किसी भी जो सरकारी अधिकारी है उससे जाकर उसके काम के बारे में, जैसे कि आप थाने जाते हो, रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेते हो कि मैं रिपोर्ट कैसे कैसे कर सकता हूं, तो जो थानेदार होता है वो आपको रिपोर्ट की पूरी प्रक्रिया समझाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्योंकि यहां पर क्या है, डीपीएसपी में कह रखा है 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता, जो भी विधि होगी वह बिल्कुल निःशुल्क होगी। अगर कोई भी विधिक या कोई भी विधि समझा रहा है तो वह बिल्कुल निःशुल्क होगी। साफ साफ लिख रखा है संविधान में,
ठीक है ना। और जो महिला और जो पुरुष हैं या कोई भी व्यक्ति है उनके लिए समान कानून फॉलो किया जाएगा। किसी भी, अगर मान लीजिए आपने अपराध किया और मैंने अपराध किया तो आप पर और मुझ पर समान कानून अप्लाई होगा। यह आपके 39 के ए अनुच्छेद में बता रखा है। अब आर्टिकल 40 क्या कहता है बताइए। जो अनुच्छेद 40 है वो क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायतें होंगी। तो ग्राम पंचायतें होंगी, आप देख लीजिएगा कि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें पूछा गया था एक प्रश्न कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है। कभी कभी यह प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आपको क्या बताना है, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल 40 यह कहता है कि हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से गांवों में ग्राम पंचायत नहीं है, बहुत से स्टेटों ने फॉलो नहीं कर, जैसे यूपी में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना है, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो 2 स्तरीय है, ठीक है ना। तो क्या यहां पर इन दोनों में विभिन्नता कहां से आ गई, तो ये क्या है, डीपीएसपी है। कोई भी राज्य अपने राज्य की कंडीशन के अनुसार अपने डीपीएसपी चेंज कर सकता है, और क्या उनमें फ्लेक्सिबल तो होते हैं, चेंज कर सकता है, और वो चाहे तो इनको बिल्कुल भी खत्म कर सकता है, अपने राज्य में फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी, जिससे जो कानूनी सहायता है वो एक निचले स्तर तक पहुंच सके। जो भारत का लोकतंत्र है वो एक निचले स्तर तक पहुंच सके, हर व्यक्ति तक, हर गांव तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो उसके लिए गांधी जी ने क्या चलाया था, 1957 में आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत स्टार्ट की गई थी। अब आ जाइए 41 आर्टिकल क्या है। 41 आर्टिकल मतलब कुछ दशाओं में सहायता, कुछ दशाओं में सहायता। अब कुछ दशाओं में सहायता कैसे होती है मित्रों, कुछ दशाओं में सहायता कैसे होती है, तो कुछ दशाओं में सहायता कैसे होती है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो एज्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए कुछ शिक्षालय विद्यालय खोल दिए जाते हैं, वहां पर उनको बुढ़ापे से संबंधित कोई एक्सरसाइज या कोई योगा ये सब सिखाया जाता है। तो आपको क्या है, शिक्षा, आपको शिक्षा के लिए भी आपको सहायता दी जाएगी। तो ये कुछ दशाओं में, जैसे कि आप बूढ़े हो जाते हैं या फिर आप विकलांग हो, तो आपने देखा होगा विकलांगों के लिए सहायता की जाती है, उनको साइकिल प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा। तो वह कुछ कंडीशंस में आपको हेल्प की जाएगी, आपको क्या सहायता दी जाएगी, यह आर्टिकल 41 कहता है। देखा होगा ना, सड़क पर जैसे कोई विकलांग अगर जा रहा है तो उस पर एक सरकारी मोहर लगी हुई, सरकार लिखा हुआ एक साइकिल उसके पास होती है, जिससे वह चलता रहता है, कहीं आना जाना होता है तो उस पर बैठकर चला जाता है। तो वही उन्हीं दशाओं में कुछ ना कुछ सहायता देना, यही आपके आर्टिकल 41 में बताया गया है। अब यहां पर आर्टिकल 42 देख लीजिए। आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि न्याय संगत, न्याय संगत, न्याय संगत का मतलब क्या है मित्रों, तो न्याय संगत का मतलब है मित्रों कि आपके अनुसार आपको कार्य दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं उनकी क्षमता के अनुसार उनको मनुष्य जो वो पुरुष होता है, पुरुष की तुलना में उनको थोड़े हल्के कार्य दिए जाते हैं। तो वही अगर आपकी क्षमता कम है तो आपको कम काम दिया जाएगा। तो न्याय संगत मतलब आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी जो कंडीशन है उसके अनुसार, आपके लेवल के अनुसार आपको कार्य दिया जाएगा, यह न्याय संगत में बताया गया है। और यहीं पर बताया गया है मनोचित दशा, मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, मनोचित दशा, और यहीं पर आपको बताया गया है प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। यहां पर संविधान क्या कहता है कि भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वह कहता है कि अगर कोई महिला गर्भवती है और वह सरकारी किसी कर्मचारी की पोस्ट पर कार्य कर रही है, तो उसके गर्भवती होने पर उसको 3 महीने, गर्भवती होने से पूर्व 3 महीने और गर्भवती होने के बाद 3 महीने तक सरकार छुट्टी दिलाएगी, उसको प्रसूति सहायता दी जाएगी। और वहीं पर जो उसके हस्बैंड है उनको
15 दिन गर्भवती होने से पहले और 15 दिन उसके बाद, जिससे वह क्या अपनी पत्नी की देखभाल कर सके, अपने बच्चे की देखभाल कर सके, तो यह प्रसूति सहायता दी जाती है। लेकिन हर राज्य इसको फॉलो नहीं करता, बहुत से स्टेटों में दी जाती है, बहुत से स्टेटों में नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि यह डीपीएसपी है, हर कोई यह लागू करे यह जरूरी नहीं। आर्टिकल 37 कहता है यह बाध्य योग नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। अगर इनको आप कहीं पर लागू होता नहीं देख रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते इनमें, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ना कि आपके मूल अधिकार है। ठीक है ना, आगे समझ आ गया। अब यहीं पर आर्टिकल 43 क्या कहता है? 43 क्या कहता है? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी, मान लीजिए आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं मित्रों, आप किसी ना किसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, या किसी कंपनी या फिर कोई फैक्ट्री में, कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके जीवन निर्वाह के लिए जो मिनिमम जो सैलरी होगी, जो मिनिमम जो कम से कम जो वेतन जो आपके जीवन को चला सके, वह आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उससे कम दिया जाएगा। मान लीजिए मिनिमम सैलरी 800 रुपए है, तो आपको 300 रुपए नहीं दिए जाएंगे, मिनिमम सैलरी के अनुसार ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 43 कहता है कि आपको निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। आ गया समझ? ठीक है ना। हाँ, अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान सिविल सहायता। क्या कहता है? समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता। बताइए, आर्टिकल जो 44 है वो क्या कहता है? समान सिविल सहायता, सबके लिए जो समान सिविल सहायता। आगे समझ। आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 44 समान सिविल सहायता। ठीक है ना। आर्टिकल 45 क्या कहता है? बताइए, आर्टिकल 45 क्या कहता है? कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, यानी कि जो 6 वर्ष से लेकर जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में दे रखा है। लेकिन बहुत से स्टेट अगर इसे नहीं देना चाहें तो हो सकता है वो नहीं भी दें, क्योंकि डीपीएसपी है, मूल अधिकार नहीं। ठीक है ना। आगे ना समझ। 21 के ए में जो आपने पढ़ा था वो आपका मूल अधिकार है, लेकिन यहां पर 45 में जो आप पढ़ रहे हैं 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा, यह आपका क्या है? डीपीएसपी है। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना। 21 का ए जो था वो आपका मूल अधिकार है, 45 क्या है आपका? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 21 का ए तो आप लेंगे, यह आपका मूल अधिकार है, वरना आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन 45 में जो शिक्षा दे रखी है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपको मिले तो ठीक, नहीं मिले तो टुकुर टुकुर आप देखते रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। यहीं पर आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि SC ST के लिए रिजर्वेशन, ST ST के लिए आरक्षण। आपने देखा होगा, आप कोई भी गवर्नमेंट, देखिए आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो रिजर्वेशन को आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं होगा, आपसे ज्यादा महत्व इसका कोई जानता ही नहीं होगा। क्योंकि आप अगर जनरल में तो आप देखते होंगे कि उसको रिजर्वेशन मिल गया, मुझको नहीं मिल रहा है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हो तो आप खुश हो रहे होंगे कि मुझे रिजर्वेशन मिल रहा है। तो SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन की जो सुविधा की गई है वो आपके आर्टिकल 46 में की गई है। तो यही जरूरत है कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो OBC का रिजर्वेशन है उसको कम कर दिया गया है। तो क्या डीपीएसपी है इसलिए कम कर दिया गया है, मूल अधिकार होता तो कम नहीं कर सकते थे, वरना केस हो जाता। ठीक है ना। आगे ना समझ। यहीं पर ST ST OBC के लिए जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 46 के तहत। लेकिन ना भी मिले तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, कम मिले ज्यादा मिले उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। आर्टिकल 46 के डीपीएसपी में क्या दे रखा है? SC ST OBC के लिए आरक्षण। अब आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार सहायता, पोषाहार सहायता, जैसे कि राशन, जैसे कि मिड डे मील। आपने सुना होगा स्कूलों में मिड डे मील दी जाती है। मिड डे मील की सुविधा 1995 में जो शुरू की गई थी
वो स्कूलों में दी जाती है। तो पोषाहार की सहायता आपको राशन दिया जाएगा। यह किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 47 में दे रखा है, 47 में दे रखा है। लेकिन आपको यह जरूरी नहीं कि राशन दिया ही जाएगा, हो सकता है आपको राशन ना मिले, क्योंकि आर्टिकल 47 है वो डीपीएसपी में आता है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर राज्य आपको यह सुविधा लागू करे कि आपको राशन मिलेगा ही मिलेगा। डीपीएसपी है तो आपको नहीं भी मिल सकता, बहुत से स्कूल में मिड डे मील की सुविधा है, बहुत से में नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा पोषाहार की जो सहायता है वो क्या है। तो जैसे कि राशन मिलता है, जैसे कि मिड डे मील की जो सहायता है वो है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा। एक व्यक्ति के द्वारा, जो भारतीय व्यक्ति हैं, उनको क्या करना है? जो कृषि एवं पशुपालन है उसको बढ़ावा देना है, उसकी ओर जागरूक होना है। एवं जो दुधारू पशु हैं, और जो दुधारू पशु हैं उसमें क्या कहा है? दुधारू पशुओं की मृत्यु नहीं, हत्या नहीं कर सकता। दुधारू, जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं कर सकती। तो जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या नहीं कर सकते, यह साफ साफ 48 के ए में कहा गया है, ठीक है ना। आप अब तो कानून में बन गया है कि आप दुधारू गाय गौ हत्या नहीं कर सकते। आपने देखा होगा 1955 से यह कानून चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है? 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन की तरफ लोगों को जागरूक करना, उनको बढ़ावा देना, और दुधारू पशुओं की आप हत्या नहीं कर सकते। यह संविधान के डीपीएसपी में साफ साफ 48 के ए में लिखा हुआ है। अब आ जाइए 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 यहां पर लिख देता हूं मैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय, बताइए क्या कहता है? जो राष्ट्रीय जो संपत्ति है, राष्ट्र की जो संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसको रखने में, उसको साफ सफाई में, उसको सही रखने में आप सरकार की सहायता करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय महत्व की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व की रक्षा करेंगे आप। ये क्या है? आर्टिकल 49 में दे रखा है, राष्ट्रीय महत्व की रक्षा करेंगे। जैसे कि तिरंगा है, भारत देश का झंडा, अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते, आप उसका अनादर भी नहीं कर सकते। यह डीपीएसपी है, आपको राष्ट्रीय महत्व की रक्षा करनी होगी अगर राज्य लागू कर देता है तो, ठीक है ना। आगे समझ। अब आर्टिकल 50 क्या कहता है मित्रों? आर्टिकल 50 कहता है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और जो आपकी न्यायपालिका है, इन दोनों को बांटती है, इन दोनों के कार्यों को अलग अलग दर्शाता है आर्टिकल 50, ठीक है ना। आर्टिकल 50 50-50 आप याद रखना इससे। 50-50 क्या? कार्यपालिका के 50 और 50 न्यायपालिका की, यानी कि इनके आधे आधे जो कार्य है उनका बंटवारा को कौन दर्शाता है? आर्टिकल 50 50-50 दर्शाता है, ठीक है ना। आगे समझ। और जो आर्टिकल 51 है लास्ट, डीपीएसपी का जो लास्ट आपका जो आर्टिकल है वो है शांति। शांति यानी कि जो, जैसे कि मान लीजिए आप अंतरराष्ट्रीय कोई भी शांति समझौता है तो आप उस पर विरोध नहीं कर सकते, आप उस पर कोई भी विरोध खड़ा नहीं कर सकते हो, कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं कर सकते हो। आप शांति समझौते में सहायता करेंगे, देश में शांति बनाने के लिए आप बाध्य हो और आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी। तो ये थे आपके क्या? डीपीएसपी। 36 में परिभाषा, 37 बाध्य योग नहीं हो, डीपीएसपी मिले या ना मिले आप कुछ नहीं कर सकते। 38 में लोक कल्याण की सहायता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आर्टिकल 39 में पुरुष महिला समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 39 के ए में समान कानून एवं निःशुल्क विधिक सहायता बताया गया है। आर्टिकल 40 वहीं पर ग्राम पंचायत है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में आपको सहायता दी जाएगी, जैसे कि आप विकलांग हो या आप बूढ़े हो गए हो तो आपको पेंशन दी जाएगी, विकलांग में आपको साइकिल वगैरह प्रोवाइड की जाती है। आर्टिकल 42 में आपको न्याय संगत, मनोचित और प्रसूति सहायता दी जाएगी, महिलाओं को गर्भवती के समय पर छुट्टी प्रदान की जाती है। आर्टिकल 33 में जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आपकी जो निर्वाह मजदूरी है, जो आपके लिए मिनिमम वेजेस है, वो आपको दिए जाएंगे। 44 में समान सिविल सहायता बताया गया है।
आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता का विवरण है। आर्टिकल 46 में आपको SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की बात की गई है। वहीं पर आर्टिकल 47 में पोषाहार जैसे कि राशन और मिड डे मील के बारे में बताया गया है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन की जागरूकता के लिए कहा गया है। और आर्टिकल 48 के ए में वहीं पर दुधारू, जो आर्थिक दुधारू पशु है, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हो। 39 में राष्ट्रीय महत्व की रक्षा बताया गया है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनको विभाजित किया गया है। और आर्टिकल 51 में आपने बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, देश की शांति को आपको बनाए रखना है। तो ये थे दोस्तों आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आज खत्म हो चुके हो, आपके समझ में आ भी गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पर उतार भी लीजिएगा, एक बार पेपर के टाइम पर रिवाइज करके भी जाना। और यहाँ पर आपको मैं उम्मीद रखता हूं बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्लास हुई थी आपकी। अब मिलते हैं अगले क्लास में। आर्टिकल जो 52 से शुरू होंगे, जो राष्ट्रपति होता है उससे शुरू होंगे। राष्ट्रपति के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो मिलेंगे एक महत्वपूर्ण और शानदार अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।